बालिका वधू पार्ट 2। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए ताकि उस पतिव्रता से सामना न हो। लेकिन एक बात वो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उनके दिलो दिमाग से नहीं हटी, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन भी थी। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर जानकी प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे चाकरी और नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या ज़रूरत है। रामानुज खींच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह जानकी ने सामना होना ही था। वह चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली गई। रामानुज तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने। और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज़ एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूँगा। आप मुझे नज़रें चुरा कर क्यों बातें कर रहे हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। कहते हुए खिलखिला कर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार रामानुज ने जानकी को नज़र उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुलभा से 19 नहीं थी, ना ही उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, उसने सुलभा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले दिन ही पल रामानुज को लगा कि वो ये सब क्यों सोच रहे हैं। उन्हें क्या मतलब, वो चाहे जैसी दिखे। चाय पीकर वो नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा उन्हें। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी जानकी पूजा करके उठी है। रामानुज के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर जानकी हाजिर हो गई, पर रामानुज को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में न चलाओ और न ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। रामानुज ने जानबूझकर बहुत सख्ती से ये बात कही थी, लेकिन जानकी के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नजर नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भुला दी। रामानुज फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत उपवास पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? शायद जानकी ने रामानुज के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला कभी। नहीं, सब बकवास है, मुझे फंसाने और आकर्षित करने की कुशल चाल। लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीने कब बीत गए रामानुज को पता ही ना चला। लेकिन इस दौरान में वो महसूस करने लगे थे कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात, हर हरकत का न चाहते हुए भी वो सुलभा से तुलना करते और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनी रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए, कोई अपेक्षा नहीं।
कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रामानुज अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ा कर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई तुम उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले में पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आईं, लेकिन वह एक शब्द न बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन नीचे उतरे ही डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया। उन्हें वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज़्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफ़ी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन रामानुज कॉलेज चले गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह दी दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है? पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वे घर लौटे तो रोज़ाना की तरह जानकी उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उन्हें आते ही जानकी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे, तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा है, कहा कि वो जा रही हैं, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र भी छोड़ गई हैं। अच्छा, तुम जाओ, एक कप चाय बना कर लाओ। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं तुम्हें? समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश होगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊँ। इसीलिए बात बात पर मेरा अपमान कर रहे थे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति की सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारा कमरे में तुम्हारे प्यार का पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने कोई भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारी तकिया के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसीलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी है। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जानकी। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों में आंसू के अश्रुधारा बहने लगे। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब जानकी जैसी पत्नी है तो जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं
जाएंगे जानकी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का वो सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए जानकी को ही चुना था। उन्होंने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसीलिए ईश्वर ने सुलभा को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना है और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।